ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियों की करेंगे प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों के 4 प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया जाएगा। कोई भी प्रश्नावली करने से पहले उस पाठ के परिचय वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो इस पाठ 5 समांतर श्रेणियों के परिचय वाली वीडियो या फिर अन्य प्रश्नावलियों वाली वीडियो सभी के लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ अकेले नहीं देखना है, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो इस वीडियो में शुरुआत कर लेते हैं प्रश्नावली 5.1 के अगले पेज से। सबसे पहले आ जाता है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में शामिल संख्याओं की सूची एक अंक गणितीय प्रगति बनाती है और क्यों बनाती है। भाई जो भी यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सभी भागों में यहां पर जो भी हमें सिचुएशन दी गई है, समस्या दी गई है, हमें बताना है कौन सी अंक गणितीय प्रगति यानी कि एपी बना रही है। अगर बना रही है तो क्यों बना रही है, ये उत्तर भी हमें करना है। तो पहले वाले भाग को यहां पर आप देख सकते हो। इसमें हमसे पूछा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। भाई एक टैक्सी वाला है, टैक्सी वाला सबसे पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए लेता है, ठीक है। तो इसके किराए के बारे में ही हल में हम बात करते हैं। अगर किसी को 1 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए उसे देने होंगे 15 रुपए। उसके बाद कोई भी अतिरिक्त किलोमीटर होगा उस हर 1 किलोमीटर के 8 रुपए उसको देने होंगे, ठीक है। 15 रुपए 1 किलोमीटर के लिए, जो पहला किलोमीटर होगा उसके बाद जो भी अतिरिक्त किलोमीटर होगा उसके लिए 8 रुपए। तो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए हो गया। अगर किसी को 2 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा भाई, जो पहले किलोमीटर का किराया है वो 15 ही रहेगा, लेकिन अतिरिक्त 1 किलोमीटर किसी को जाना है तो 8 रुपए देने होंगे, ठीक है। यानी कि 15 जमा में 8, ये हो जाएगा हमारा यहां पर 23। इसके बाद अगर किसी को 3 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा भाई, 3 किलोमीटर जाने के लिए पहले किलोमीटर का 15 रुपए किराया, उससे अगले किलोमीटर का 8, उससे अगले का भी 8 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा पहले किलोमीटर का 15 रुपए किराया लगेगा, उसके बाद जितने भी अतिरिक्त किलोमीटर जाने हो 8 रुपए पर किलोमीटर हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 31। अगर किसी को 4 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा किराया भाई, पहले के लिए 15, उसके बाद बचे हुए जो 3 किलोमीटर हैं उनके लिए 8 जमा में 8 जमा में 8 हो जाएगा। सभी को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39। अब यहां पर जो हमें संख्या मिलती है उनको देखो, देखो बिल्कुल आसान है। अगर हम डी का मान ज्ञात करते हैं, डी यानी कि सार्व अंतर हम ज्ञात करते हैं, तो क्या किया जाता है, दूसरे वाला जो हमारा होता है उसमें से पहले वाले को घटाया जाता है। तो 23 में से अगर हम 15 को यहां पर घटाएंगे, 23 में से 15 को घटाएंगे, हमें यहां पर मिलता है कितना, 8 मिल जाता है, ठीक है। 23 में से 15 को घटाने पर 8 मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से तीसरे वाले में से अगर हम दूसरे को घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, तीसरा हमारा है 31, इसमें से घटाएंगे यहां पर 23 को तो भी हमारे पास 8 मिल रहा है। चौथे वाले में से अगर हम तीसरे को घटाएंगे तो क्या होगा, 39 हमारा चौथे वाला है, इसमें से तीसरे वाले 31 को घटाएंगे तो भी हमें यहां पर 8 मिल रहा है। यानी जो हमारी यहां पर एपी बनी है वो क्या है, एपी बराबर में सबसे पहला पद 15, दूसरा पद 23, उससे अगला 31, उससे अगला 39, ये पद इसमें लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 15, 23, 31 और 39। इसी तरह से आगे वाले पद इसमें आ जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हो डी का मान हमें हर जगह पर बराबर मिल रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी एक अंक गणितीय प्रगति बनाती है, यानी कि एपीए बना रही है। तो यहां पर हमें लास्ट में लिख देना है डी का मान बराबर है, अतः यह एपी है। जो भी हमारा डी का मान बराबर आया है उससे क्या होगा, ये हमारी एपी बन जाती है। पहले वाले भाग में जो भी हमें समस्या दी गई है वो एक एपी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे वाले भाग को देखना है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है एक सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब होता है बेलनाकार वस्तु, ठीक है। एक सिलेंडर यानी कि बेलन में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप हवा को 1/4 हटाता है, एक समय में सिलेंडर में शेष बची हवा की मात्रा। देखो क्वेश्चन को समझो, हमारे पास एक सिलेंडर यानी कि हमारे पास एक बेलन है, बेलन में किसी एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया गया है। वैक्यूम पंप क्या करता है, जो भी उसके अंदर हवा है
उस हवा के कितने वाले भाग को हटा देता है भाई, हवा में से वो 1/4 निकाल देता है, बेलन को खाली करता है 1/4 हिस्से को। ठीक है, अब जितनी भी शेष हवा बचती है सिलेंडर में, फिर से हम उस वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं, फिर से वो 1/4 हवा निकालता है। हमें बताना है कि अंक गणितीय प्रगति बनेगी क्या, एपी बनेगी। देख लेते हैं हल करके। सो हल में क्या करेंगे, मान लेंगे बेलन का आयतन, अपनी तरफ से कुछ भी संख्या ले सकते हो, मैं ले लेता हूं यहां पर 64 है। अब एक साइड में मैं यहां पर लिखता हूं 64, इसमें से कितनी हवा को एक बार में वैक्यूम पंप निकाल देता है, 1/4 हवा को। जितनी हवा को भी निकालता है ना, उसी से हम गुना कर देंगे, 1/4 यहां पर कर देंगे। ये काम आपको रफली एक साइड में करना है। अब आप देखो 4 से 64 को काटा जा सकता है, बिल्कुल काटा जा सकता है। यहां पर हो जाएगा 4 एकम 4, उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा 4 छिक 24। एक बार में वैक्यूम पंप ने कितनी हवा निकाल दी भाई, 16 निकाल दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले जो भी 64 कुल आयतन था उसमें से हवा कितनी निकल गई है, 16 निकल गई है। 64 में से अगर 16 हवा निकल जाती है तो बचेगी कितनी, 64 में से 16 को घटाने पर आ जाएगा 48 है। अब हमें फिर से क्या करना है भाई, जो हमारा 48 हवा है, फिर से हम वैक्यूम पंप को कनेक्ट करेंगे, 1/4 फिर से निकलेगी। अब यहां पर हम 4 से 48 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब की बार कितनी हवा निकाली उसने, 12 निकाल दी हवा। 64 में से 16 को घटाने पर हमारे पास हवा थी 48। ठीक है, तो 48 में से अब की बार उसने 12 निकाल दी, तो हमारे पास कितनी बच जाती है हवा, ये बच जाएगी 36। ठीक है, अभी हमारे पास हवा कितनी है बेलन में, ये है 36। अब फिर से वैक्यूम पंप को कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो यहां पर हमारा 36 गुना में 1/4 कर लेना है। 4 निम होता है 36। अब की बार वैक्यूम पंप कितनी हवा निकालेगा भाई, 9 निकालेगा। तो यहां पर घटा का 9 बराबर में 36 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब यहां पर हम बना लेते हैं एक श्रेणी, जो भी हमारी संख्याएं हैं उनकी। देखो सबसे पहले इसमें 64 है, उसके बाद 48, फिर 36, फिर 27 हमें मिलता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 64, उसके बाद आ जाएगा 48, 36 और आ जाएगा यहां पर 27। इसी तरह से आगे वाली संख्याएं आएंगी। अब ये एपी बनाता है क्या, ये चेक करने के लिए क्या करें भाई, डी का मान हम ज्ञात करते हैं। डी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, दूसरे में से पहले को घटाया जाता है। 48 में से हमें 64 को घटाना होगा, सो 48 घटा में यहां पर 64 करेंगे। 48 और 48 में से 64 को घटाएंगे तो घटा का 16 हमें मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे, यानी कि तीसरे वाला पद हमारे पास 36 घटा में 48 है। 36 में से 48 को घटाएंगे तो हमारे पास घटा का 12 मिलेगा। उसके बाद जो हमारा चौथा पद है, इसमें से तीसरे को घटाएंगे, यानी कि 27 घटा में यहां पर 36 किया जाएगा। अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो निशान लगता है घटा का, जैसा कि इन दोनों में भी लगा है। 27 और 36 का अंतर होता है 9, वो यहां पर आपने लिख देना है। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो जो भी हमारा डी का मान है वो अलग अलग आया है, पहले घटा का 16, फिर घटा का 12, फिर घटा का 9। अगर हमारा डी का मान इस तरह से अलग अलग आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारे ये समस्या दी गई है ये अंक गणितीय प्रगति नहीं बनाती है। तो उसके लिए यहां पर हमें लिखना होगा, मैं लिख देता हूं भाई, यहां पर डी का मान बराबर नहीं है, अतः यह एपी भी नहीं है। डी का मान बराबर नहीं होगा तो एपी भी ये नहीं होगी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे वाले भाग का हल। तीसरा भाग भी है इसी में, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे वाले भाग पर आ गए हैं। इसमें है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद जब कुआं खोदने की लागत पहले मीटर के लिए लागत ली जाती है 150 रुपए और प्रत्येक बाद के मीटर के लिए 50 रुपए बढ़ जाती है। भाई जब भी कोई कुआं खुदवाता है तो पहला जो मीटर अगर किसी को खुदवाना है तो उसके लिए 150 रुपए लगते हैं, उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपए कीमत अब बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो अगर किसी को 1 मीटर कुएं की खुदाई करवानी है उसको कितने पैसे देने होंगे भाई, 150 रुपए देने होंगे। अगर किसी को 2 मीटर कुआं खुदवाना है, ठीक है, 2 मीटर कुआं खुदवाने के लिए क्या करना होगा भाई, पहले मीटर के लिए 150, उसके बाद हर एक मीटर जो बढ़ता जाएगा
50 रुपए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहला मीटर हो गया 150 में, उससे अगला मीटर हो जाएगा 50 में, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। अगर किसी को 3 मीटर की खुदाई करवानी है भाई कुएं की, तो क्या किया जाएगा, पहले के लिए, पहले मीटर के लिए 150, दूसरे के लिए 50 और तीसरे मीटर के लिए भी यहां पर 50 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा कुल 250। बिल्कुल इसी तरह से 4 मीटर खुदाई किसी को करवानी है तो क्या होगा भाई, पहले मीटर के लिए 150 फिक्स रहेगा, उसके बाद हर एक जो मीटर खुदाई होगी उसके लिए 50-50 रुपए लगेंगे। यानी कि 4 में से हम पहले के लिए 150 रुपए दे चुके हैं, अब बचे हुए जो 3 हैं उनके लिए हमारे 50 जमा में 50 जमा में 50 रुपए इस तरह से लगेंगे। तो कुल कितना हो जाएगा भाई, यहां पर 300 हो जाएगा। जो भी हमारी यहां पर हमें संख्याएं मिली हैं 150, 200, 250 और 300, इनको इस तरह से लिख लेंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा सबसे पहले पहली संख्या हमें मिली है 150, उसके बाद आ जाएगा हमारा 200, उसके बाद आ जाएगा हमारा 250, उसके बाद आ जाएगा हमारा 300। इसी तरह से आगे संख्याएं हमारी चलती रहेंगी। अब ये समांतर श्रेणी है या नहीं, अंकगणितीय प्रगति है या नहीं, इसके लिए हमें डी का मान ज्ञात करना होगा। डी का मान कैसे ज्ञात करें, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाया जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 200 घटा में 150, हमें मिलेगा यहां पर अंतर 50। फिर तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे, तीसरे वाला पद हमारा है 250, दूसरे वाला है हमारा 200, घटाने पर हमें फिर से 50 मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा चौथा पद है उसमें से तीसरे वाले पद को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 300, इसमें से अगर हम 250 को घटाएंगे तो भी हमें यहां पर 50 मिल जाता है। आप देख सकते हो डी का मान यहां पर हमें सभी जगह पर 50 ही मिल रहा है। अगर डी का मान सभी में बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि जो भी हमारी यहां पर समस्या हमें दी गई है ये क्या हो जाएगी, अंकगणितीय प्रगति बनाती है, यानी कि एपीए बनाती है। तो उसके लिए यहां पर हमें लिखना होगा, मैंने लिख भी दिया है, डी का मान बराबर है अतः ये एपी है। आप देख सकते हो डी के सभी मान बराबर हमें मिले हैं तो ये हमारी एक एपी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग हमने कर लिया कंप्लीट। अभी इसी क्वेश्चन का चौथा वाला भाग है तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी यानी कि चौथा वाला भाग आ जाता है। इसमें है खाते में हर साल आने वाली धनराशि। किसी खाते में हर साल आती है एक धनराशि 10,000 रुपए और 8% प्रति वर्ष ब्याज भी आता है। ठीक है, 10,000 रुपए हैं और 8% ब्याज भी मिलता है। और किस तरह का ब्याज मिलता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो क्या ये समांतर श्रेणी बनाएगा, अंकगणितीय प्रगति बनेगी? अगर बनेगी तो क्यों बनेगी, हमें बताना है। सबसे पहले शुरुआती राशि कितनी है भाई, शुरुआती राशि यहां पर हमें लिख देनी है। शुरुआती राशि है यहां पर 10,000 रुपए। अब मुझे बताओ अगर 8% ब्याज में लगाऊं 1 साल का तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1 साल के बाद राशि में कितना इजाफा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल बता देता हूं। जो भी आपकी राशि है ना 10,000 रुपए हमने लिख लेना है, कितने प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, नीचे यहां पर आ जाएगा हमारा, ये अपने आप में कितनी है 100% है। और 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, अगर 8 इसमें जोड़ दें 8% बढ़ जाएगी ना। अभी 100 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 108% ये हो जाएगी। अब इसको हल कर लेना है। हल करने के लिए देखो 100 से हम ऊपर वाली 2 जीरोज को काट सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी। अब यहां पर 100 से हम 108 को गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, इनको गुना करने पर हमें मिलेगा यहां पर 10,800, यानी कि 1 साल में 800 रुपए का इजाफा हो गया है चक्रवृद्धि ब्याज जब हम लगाते हैं। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाती है। अब मान लो जो भी हमारा यहां पर 1 साल बाद राशि हो गई है, इस राशि पर फिर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। 1 साल बाद कितनी हो जाएगी ये, अभी 1 साल के बाद कितनी है 10,800 है। फिर से यहां पर हमें 108 यानी कि 8% फिर से बढ़ जाएगी तो 108 बटे में यहां पर आ जाएगा हमारा 100। अब फिर से इसको काटना होगा हमें। यहां पर देखो 100 से हम इन 2 जीरो ऊपर वाली जीरोज को काट सकते हैं भाई। काटने के बाद हमारा क्या बचेगा 108 और यहां पर भी हमारा 108। 108 को 108 से गुना करो, यहां पर लिखो क्या आपका आया है मुझे बताओ। मेरे पास आएगा 11,664। अगर हम 108 से 108 को गुना करते हैं तो 2 साल बाद राशि हो जाती है 11,664। अब जो भी हमारी यहां पर श्रेणी बनी है उस श्रेणी को लिख लेते हैं। पहले हमारे पास थे 10,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद हो गए हमारे पास 10,000
800, उसके बाद हो गए हमारे पास 11,664 है। अब आप मुझे बताओ एक बार में ही देख के, क्या ये समांतर श्रेणी हमारी बनेगी, क्या ये एपी हमारी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। और क्यों नहीं बनेगी, इसका कारण हो जाएगा सार्व अंतर यानी कि डी का मान। डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई? दूसरा वाला पद जो है उसमें से पहले वाले पद को घटाएंगे। हमारे पास दूसरा पद है 10,800, इसमें से पहले वाला पद 10,000 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 800। सार्व अंतर कितना आया यहां पर? 800 आया है। बिल्कुल इसी तरह से तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाएंगे तो तीसरे वाला पद हमारा कितना है यहां पर? 11,664 है। इसमें से 10,800 को हमें घटाना है। 11,664 में से 10,800 को अगर हम घटाएंगे तो जो अंतर है ना वो कितना आ जाएगा भाई? 864 रुपए का आ जाएगा। आप देखो यहां पर 800 अंतर आया है, यहां पर 864 आया है। इसका मतलब क्या होगा? जो भी हमारा डी है उसका मान बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये हमारा एपी नहीं होगा, ये अंकगणितीय प्रगति नहीं बनाएगा। तो यहां पर हमें लिख देना है, अंत में एक लाइन यहां पर हम लिखेंगे, वो लाइन हो जाएगी डी का मान बराबर नहीं है। अगर डी का मान बराबर नहीं है तो ये एपी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसी चौथे वाले भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करेंगे अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्न प्रकार दिए गए हों। जो भी हमारे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के पहले दूसरे या हर एक भाग में हमें ए का मान दिया होगा और डी का मान दिया होगा। हमें एपी बनानी है और एपी के 4 पद लिखने हैं। ठीक है, हर एक एपी के शुरुआत वाले 4 पद हमें लिखने हैं पहले पद ए और सार्व अंतर डी का इस्तेमाल करने के बाद। तो बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आप पहले वाले भाग को देखो, देखो इसमें ए का मान 10 दिया गया है, डी का मान हमें 10 दिया गया है, दोनों 10-10 दिए गए हैं। ठीक है, जो भी ए का मान दिया गया है वो तो हमारा पहला पद हो ही जाएगा। हल में ए के सामने हमें 10 लिख लेना है। अब क्या करना होगा, इसी 10 में जो भी हमारा सार्व अंतर डी है ना वो जोड़ देना है। भाई 10 में अगर हम यहां पर 10 जोड़ देंगे, ठीक है, जमा कर देंगे 10, तो आप मुझे बताओ 10 ये है, 10 ये है, 10 जमा 10 ये हो जाएगा हमारा 20। ये हमारा अगला पद A2 आ गया है। इसके बाद इस 20 में क्या करें भाई, फिर से जो हमारा सार्व अंतर है, सार्व अंतर कितना है? 10 है, वही जोड़ देना है। तो यहां पर मैं 10 जोड़ दूंगा। 20 में 10 जोड़ने पर कितना हो जाएगा मेरा? अगला पद आ जाएगा 30। इसी प्रकार से 30 में मैं फिर से 10 जोड़ दूंगा तो 30 जमा में 10 अगला पद आ जाएगा मेरा 40। मेरे पास कितने पद आ गए हैं? मुझे कितने पद लिखने थे? 4 पद लिखने थे। तो देखो 1 2 3 4, 4 पद मेरे पास आ गए हैं। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। एपी बराबर में 10 हो जाएगा, उसके बाद 20, फिर 30 और फिर चौथा पद 40 लिख देना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक भाग को हल करना है। दूसरे वाले भाग को देखो भाई, इसमें पहला पद हमें घटा का 2 दिया है और डी हमें 0 दिया गया है। अगर डी कभी भी हमारा 0 होता है तो जो भी हमारी एपी है उसके सभी पद एक जैसे ही होते हैं। जैसे यहां पर ए हमें घटा का 2 दिया है तो पहला पद हमारा यही हो जाएगा घटा का 2। घटा के 2 में हम सार्व अंतर यानी कि 0 को जोड़ देंगे। अगर हम 0 जोड़ें या फिर 0 घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घटा का 2 जमा में 0 करेंगे तो घटा का 2 ही रहेगा। फिर से इसमें हम जमा कर देंगे 0 तो फिर से घटा का 2, फिर से इसमें हम जोड़ देंगे 0 तो फिर से हमारे पास घटा का 2 ही रहेगा। यानी कि दूसरे वाले भाग के लिए हमारी एपी क्या बन जाएगी? घटा का 2 आ जाएगा, फिर से घटा का 2, फिर से घटा का 2, फिर से घटा का 2 और इसके आगे वाले पद भी ऐसे के ऐसे रहेंगे, घटा दो चलता रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर डी का मान 0 है तो जो भी पद हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले और दूसरे वाले भाग को हल कर लिया है। अभी कुछ भाग और बचे हैं, उनके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला भाग हमारे सामने आ जाता है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे भाई, ए लिख लेंगे, A2 लिख लेंगे, A3 लिख लेंगे, उसके बाद A4 लिख लेंगे। इसी तरह से हमें चौथे वाले भाग के लिए भी A लिख लेना है, उसके बाद A2 लिख लेना है, उसके बाद हमें A3 लिख लेना है और A4 लिख लेना है। इस तरह से हमें
करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 के हर एक भाग को हल। देखो a का मान तो हमें यहां पर 4 दिया गया है, तो यहां पर हमारा 4 आ जाएगा। d इसमें से घटाना होगा हमें, ठीक है। देखो घटा का निशान लगा है ना, इसलिए घटाना पड़ेगा। अगर कोई संख्या घटा में दी गई हो तो घटाना पड़ता है हमें। तो 4 में से अगर हम घटा देते हैं 3 को, 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर 1 है, अगला पद ज्ञात करने के लिए इसे 1 में से फिर से हमें 3 को घटाना होगा। अगर हम 1 में से 3 को घटाते हैं, एक तरफ इनको कर लेते हैं, 1 घटा में 3, इनको एक साइड में हल कर लो। यहाँ पर 1 घटा में 3 करने पर कितना होगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा घटा का 2। ठीक है, ध्यान रखना है जमा और घटा के निशान आपको पता होने चाहिए। तो 1 में से 3 को घटाने पर हमें मिल जाएगा यहां पर घटा का 2। इसके बाद फिर से घटा के 2 में से 3 को घटा लेंगे तो घटा का 5 हो जाएगा। हमारी समांतर श्रेणी यानी कि एपी क्या बनेगी भाई, एपी हो जाएगी हमारी 4, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद घटा का 2, उसके बाद घटा का 5। इसी तरह से आगे वाली संख्याएं, आगे वाले पद इसमें आ जाएंगे। अब मुझे चौथे वाला करके बताओ भाई। ए इसमें दिया गया है घटा का 1। अब यहां पर ध्यान देना है डी के मान पर। डी का मान हमें किस में दिया गया है, भिन्न के रूप में दिया गया है, 1/2 दिया गया है। अगर मैं इसे 1/2 को हल कर लेता हूं, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जो भी मेरा यहां पर 1/2 है, इसी के सामने मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसका मान हो जाएगा 0.5। मेरे पास यहां पर क्या है, घटा का 1 है। पहला पद हो गया मेरा घटा का 1, इसमें मुझे जोड़ना होगा। ठीक है, ये वाली संख्या मेरी कैसे है, जमा में 1/2 है, तो मैं जोड़ दूंगा इसको, 0.5 लिख सकता हूं ना मैं। तो घटा के 1 में अगर मैं जोड़ता हूं 0.5, इसको इस तरह से हल करके आप देख सकते हो, 0.5 घटा में 1। ठीक है, इस तरह से हल करके आप देख सकते हो। आपको कितना मिलेगा, घटा का मिल जाएगा 0.5। देखो आसान है, घटा और जमा करना तो आपको आना चाहिए ना। तो घटा के 1 में अगर हम जोड़ देंगे 0.5 तो घटा का 0.5 हो जाएगा। अब इससे आगे वाले पद के लिए फिर से इसमें क्या करेंगे, जमा कर देंगे 0.5, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसमें आगे हम क्या करें, 0.5 फिर से जोड़ देंगे। अगर हम 0 और 0.5 को जोड़ेंगे तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। यानी कि एपी हमारी क्या हो जाएगी भाई, एपी का पहला पद हमारा घटा का 1, दूसरा पद घटा का 0.5, तीसरा पद 0, चौथा पद 0.5 आ जाएगा। यहां पर सभी पदों को हमें लाइन से लिख देना है। पहला पद हो गया हमारा घटा का 1, दूसरा पद हो गया हमारा 0.5 घटा का, तीसरा पद हो जाएगा 0 और चौथा पद हो जाएगा 0.5। आगे वाले पद इसी तरह से चलते रहेंगे। जब भी आप गणना करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो घटा और जमा के जो निशान है उनका हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी चौथे वाले भाग के साथ हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे अभी पता चला पेज पर आगे आने पर कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां वाला भाग भी है। तो 5वें वाले भाग का भी हल हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले से लेके चौथे वाले भाग तक का हमने हल किया था। यहां पर लिख लेंगे ए, उसके बाद लिख लेंगे A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3 और उसके बाद हम लिख लेंगे यहां पर, ठीक है, इतने ही लिखने हैं हमें, 4 पद ही लिखने हैं। तो A3 तक ही हमारी यहां पर गणना आएगी। अब देखो A का मान तो यहां पर हमें घटा का 1.25 दिया गया है, तो घटा का 1.25 हमें लिख लेना है। उसके बाद सार्व अंतर कितना है, घटा में 0.25 है। जब भी घटा में है तो हमें उसको घटाना ही होता है, तो घटा का 0.25 करेंगे। अब एक तरफ आप ध्यान से समझना, घटा का 1.25 है, घटा का 0.25 है। इनकी जो गणना है ना, हम एक तरफ यहां पर कर लेते हैं। देखो घटा का 1.25, उसके बाद घटा का 0.25। अगर ये दोनों संख्याएं हमारी घटा की हैं तो निशान जो है वो घटा का ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाती हैं। 0.25 और 1.25 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.50, यानी कि इनको हम हल करेंगे तो दूसरा पद हमारा कितना आ जाएगा, घटा का यहां पर आ जाएगा 1.50। जो भी हमारा ये दूसरा पद आया है, इससे अगले वाले पद के लिए इसमें से फिर हमें घटा देना है 0.25। देखो हमारा
हमारा ये वाला पद है, घटा का यहाँ पर है 1.50, घटा कर देंगे इसमें से 0.25 को, तो हल करने पर मिलेगा आपको 1.75 और ये घटा का रहेगा क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी घटा की है तो इसके आगे भी घटा का निशान लगेगा। तो तीसरा पद हो जाएगा 1.75, घटा का 1.75 होगा, निशान जरूर लगा देना। इसके बाद इसी तरह से 1.75 से अगर हमें आगे फिर से एक बार हम घटा लेते हैं 0.25 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.00 और ये भी हमारा घटा का होगा। जो भी हमारी एपी है वो क्या बनेगी भाई, एपी बन जाएगी हमारी घटा का 1.25, इससे आगे वाला पद हो जाएगा घटा का 1.50, इससे अगला हो जाएगा घटा का 1.75 और इससे अगला हो जाएगा हमारा घटा का 2.00 या फिर आप 2 भी लिख सकते हो घटा का। आगे वाले जो पद हैं वो भी इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे। अब हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत होती है, इसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। जो भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एपी दी गई है उसका प्रथम पद और सार्व अंतर हमें लिखना है। आपने परिचय वाली वीडियो में देखा होगा कि भाई जो प्रथम पद है वो ए से लिखा जाता है और जो सार्व अंतर है वो डी से दर्शाया जाता है। तो जो भी हमारे पहले और दूसरे वाले भाग हैं हर एक के लिए हमें ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 3 के सभी भागों के लिए। तो सबसे पहले वाले भाग को यहां पर आप देख सकते हो, इसमें हमारा प्रथम पद जो है वो कितना है भाई 3 यहां पर दिया गया है, तो वही हो जाएगा हमारा ए का मान। प्रथम पद हमने 3 यहां पर लिख दिया। अब डी की बारी आ जाएगी। डी कैसे ज्ञात करते हैं भाई, डी को ज्ञात करने का तरीका होता है A2 घटा में ए, यानी कि दूसरा जो भी पद होगा, आप इसे एपी को देखो, इसमें दूसरा पद हमारे पास 1 है, इसमें से प्रथम पद 3 को घटा देना है। तो A2 का मान हमारा 1 है, ए का मान हमारा 3 है, 1 में से 3 को घटाएंगे तो घटा का 2 हमें मिल जाएगा। हमने क्या किया भाई, ए का मान लिख दिया, उसके बाद डी का मान भी यहां पर ज्ञात कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला भाग कंप्लीट हुआ। आएंगे दूसरे वाले भाग पर। दूसरे वाले भाग में देखो सबसे पहले वाला पद कितना है, घटा का 5 है, यही हो जाएगा हमारा ए का मान है। अब डी का मान हमें ज्ञात करना है, उसके लिए क्या करना है, फिर से लिखना है हमें A2 घटा में ए। अगर दूसरे वाले पद घटा 1 में से हम घटा देते हैं ए को, ध्यान से समझना यहां पर जो बताने वाला हूं, हमारा दूसरा वाला पद कितना है, घटा का 1 है, तो इसे A2 के स्थान पर हम घटा का 1 रख देते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला हमारा है ये वाला घटा का निशान है उसको लगा देना है, और जो हमारा ए है, ए का मान कितना है, घटा का 5 है, इस घटा के 5 को यहां पर लिख देना है। अब इसको हल करना है। आप ध्यान से देखो, जो ब्रैकेट है इसको हटाएंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर घटा का निशान है, ब्रैकेट के अंदर भी घटा का निशान है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 5 ये हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या है हमारा, ये घटा का 1 बचेगा, तो यहां पर लिख देना है। 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 4 है। ए का मान हमारा हो गया यहां पर घटा का 5, डी का मान हो गया हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दूसरा भाग हुआ कंप्लीट। तीसरा चौथा भाग भी है, उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला भाग आ जाता है। इसके जो भी पद हैं वो हमें भिन्न के रूप में दिए गए हैं, इनको देख के डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, ए यहां पर लिखना है और डी यहां पर लिखना है। जैसे हमने पहले और दूसरे वाले भाग को हल किया था उसी प्रकार से इसको भी हल कर लेना है। तो सबसे पहले ए का मान क्या हो जाएगा, सबसे पहला पद वही हमारा ए का मान होता है, 1/3 यहां पर दिया गया है, लिख दो। ए का मान हमारा 1/3 हो गया। अब सार्व अंतर यानी डी की बात करें तो वो कैसे ज्ञात करना है भाई, A2 घटा में ए हमें करना है, यानी कि दूसरा पद इसमें है 5/3, तो यहां पर A2 के स्थान पर 5/3 लिख लेते हैं। घटा का निशान लगा करके पहला पद हमारा 1/3 आ जाएगा। तो यहां पर हमें इनको हल कर लेना है। अब इनको हल करने के लिए क्या किया जाए भाई, बहुत आसान है। अगर हमारे पास भिन्न है उनको हमें जोड़ना है या फिर घटाना है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है। 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। ऊपर वाली जो हमारी संख्याएं हैं उन दोनों के
नीचे सेम वैल्यू 3 ही दी गई है तो ऊपर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, 5 घटा में 1 ही रहेगा। ऊपर यहां पर देखो 5 में से 1 को अगर घटा दिया जाएगा तो हमें 4 मिल जाएगा, बटे में 3 है। आप यहां पर देख सकते हो कि a का मान हमारा आया 1/3 और d का मान आ गया यहां पर 4/3। ये हो गया हमारे तीसरे वाले भाग का उत्तर। आ जाएंगे इसी तरह से चौथे वाले भाग पर। इसमें भी हल में सबसे पहले यहां पर a लिख लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर d लिख लेंगे। a यानी कि हमारा प्रथम पद जो है हो जाएगा यहां पर 0.6। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा d हमें ज्ञात करना है उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे a2 घटा में a, यानी कि दूसरा पद जो हमें दिया गया है 1.7, दूसरे पद की जगह पर हम लिखेंगे 1.7, घटा का निशान लगा लेंगे और जो हमारा a है वो प्रथम पद यानी कि 0.6 हो जाएगा। यहां पर उसको लिख लेना है। 1.7 में से यहां पर घटा देंगे 0.6 को तो हमें मिल जाएगा 1.1। d का मान कितना आ गया भाई, 1.1 आ गया, a का मान 0.6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 भाग थे, चारों हमने हल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करेंगे अगले पेज से। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बड़ा है क्योंकि इसी एक क्वेश्चन के कुल 15 भाग हैं। एक एक करके सभी भागों को हल करेंगे। पहले वाले भाग को देखना है लेकिन उससे पहले प्रश्न में करना क्या है वो तो समझ लें। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, यदि वे एपी बनाते हैं तो सार्व अंतर डी ज्ञात करें और 3 और पद लिखें। हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हमें पहले वाले भाग में या दूसरे वाले भाग में जो भी 15 भाग दिए गए हैं, हर एक भाग में जो भी हमें पद दिए गए हैं क्या वो एपी बना रहे हैं। अगर वो एपी बनाएंगे तो हमें सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के बाद जो भी जितने भी पद यहां पर जैसे हमें दिए गए हैं इसके आगे वाले 3 पद और हमें लिख देने हैं। ठीक है, इस तरह से हमें अपने काम को करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं पहले वाले भाग में जो भी हमें ये पद दिए गए हैं क्या ये एपी बनाते हैं। अगर हमें इसका हल करना है तो कैसे करना होगा भाई, एपी कौन सी होती हैं जहां पर सार्व अंतर हमारा बराबर होता है। हर कंडीशन में हम सार्व अंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान हमारा a2 घटा में a करेंगे तो आप देखो यहां पर दूसरा पद हमारा 4 है, इसमें से पहले वाले पद 2 को घटाएंगे यानी कि यहां पर 4 घटा में 2 करने पर हमें 2 मिल जाएगा। इसके बाद फिर से हम सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। अब की बार कैसे ज्ञात करेंगे, a3 घटा में a2 यानी कि तीसरा पद जो यहां पर हमारा 8 है इसमें से 4 को घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा तीसरा पद 8 घटा में 4 बराबर में 8 में से 4 को घटाने पर 4 आ जाएगा। आप यहां पर देखो d का मान हमारा यहां पर 2 आया और d का मान यहां पर हमारा 4 आ गया। अगर मान अलग अलग आ जाए हमारा तो हम कहेंगे कि जो भी हमें ये पद दिए गए हैं ये एपी नहीं बनाते हैं। तो उसके लिए यहां पर हमें लिखना होगा d का मान बराबर नहीं है अतः ये एपी नहीं है। आप देख सकते हो d का मान हमें अलग अलग मिला है, अगर अलग अलग मिलता है तो ये एपी नहीं होगा। एपी नहीं है तो इसके आगे वाले 3 पद भी हमें नहीं लिखने हैं। अगले 3 पद कम लिखने होंगे जब हमारा एपी ये मिलेगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आ जाएंगे दूसरे वाले भाग पर। दूसरे वाले भाग में देखो हमारे पास ध्यान से देखो एक पद पहला हमें 2 दिया गया है, अगला पद हमें भिन्न के रूप में दिया गया है। अगर आप एक तरफ जो हमारा 5/2 है इसको हल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा। इसी तरह से 7/2 को एक तरफ लिख के 7/2 लिखो, इसको काटो 2 से तो ये आपको 3.5 मिल जाएगा। जो भी हमारी ये एपी है हल में सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आसान तरीके से हम लिख देंगे। हमारे पास पहले आ जाएगा 2, अगर हम 5/2 जो हमारा दूसरा पद है इसको हल करेंगे तो ये हो जाता है 2.5। उसके बाद तीसरा पद यहां पर हमारा 3 है, ऐसा का ऐसा लिख देना है। उसके बाद जो अगला पद हमारा यहां पर 7/2 है इसको काटेंगे 2 से, मतलब 7/2 को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5। आगे वाले पद ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे। क्या ये हमारी एपी है, इसकी जांच के लिए हम डी का मान ज्ञात करेंगे। डी बराबर में हम करेंगे a2 घटा में a, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद हमारा 2.5, पहला पद हमारा 2, तो 2.5 में से अगर मैं 2 को घटा दूंगा तो मान बचेगा मेरा 0.5। बिल्कुल इसी तरह से फिर से मैं डी का मान ज्ञात करूंगा। मैं ज्ञात करूंगा a3 घटा में a2। अगर मैं a3 में से यानी कि तीसरे पद में से दूसरे वाले पद को घटाता हूं तो हो जाएगा कितना भाई, मेरा तीसरा पद है मेरा यहां पर 3, इसमें से दूसरे पद 2.5 को अगर मैं घटाऊंगा तो फिर से मेरा 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से आप चौथे वाला जो पद है इसमें से तीसरे वाले पद को घटा के देख सकते हो, यानी कि a4 घटा में
A3 करके देख सकते हो। यहाँ पर A4 कितना है हमारा 3.5 है, घटा में तीसरा पद हमारा 3 है, अंतर अभी भी हमारा 0.5 आ गया। अब देखो हर एक कंडीशन में अंतर हमारा D का मान जो है हमारा 0.5 ही मिला है। अगर 0.5 ही मिला है तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहां पर लिखना होगा D का मान बराबर है, अतः ये AP है। D का मान सभी जगह पर बराबर मिला है तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर AP। जब हमारा AP मिल जाएगा तो आगे वाले 3 पद भी हमें लिखने हैं। तो भाई सबसे पहला देखो जो भी हमारा यहां पर AP हमें दी गई है ना वो लिखना है हमें। हमारा पहला पद 2 है, उसके बाद हमारा 5/2 है, उसके बाद हमारा 3 है, उसके बाद है 7/2। आप एक चीज यहां पर नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा मतलब 0.5 बढ़ता जा रहा है, D इसमें 0.5 बढ़ता जा रहा है। अगर हम 7/2 यानी कि 3.5, 7/2 का मान 3.5 होता है। अगर हम 3.5 में 0.5 जो भी सार्व अंतर है वो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो अगला पद है वो मैं येलो कलर से लिख देता हूं ताकि अलग से आपको दिखाई दे। ठीक है, जो अगला पद है वो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इससे अगला पद हमारा 9/2 हो जाएगा। इससे अगला पद हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह से आगे वाले पद आ जाएंगे। इतनी AP हमें दी गई थी, आगे वाले 3 पद हमने लिख दिए हैं। कैसे लिखे हैं ये समझो। देखो 5/2 होता है 2.5, उसके बाद 3 आ गया, ये होता है हमारा 3.5, यहां पर 4 आ गया। 9/2 होता है हमारा 4.5, उसके बाद 5, यानी कि 0.5 हमें बढ़ाते रहना है तो ये हमारी AP बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला भाग हमने कर लिया। अब तीसरे और चौथे भाग के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे वाले भाग की बात करते हैं। इसमें पहला पद है घटा में 1.2, घटा में 3.2, घटा में 5.2, घटा में 7.2। सबसे पहले ये AP है या नहीं इसके लिए हम D का मान ज्ञात करेंगे। भाई D का मान ज्ञात करने के लिए A2 घटा में A करना होगा हमें। A2 का मान कितना है, देखो घटा में 3.2 है तो यहाँ पर घटा का 3.2 हमारा आ जाएगा। उसके बाद घटा का निशान हमें लगाना होगा, उसके बाद A का मान लिखा जाएगा। A का मान कितना है, घटा में 1.2 आ जाएगा। तो यहां पर आ गया हमारा घटा का 1.2। जो घटा का निशान है वो साथ में हमें रखना है तो 1.2 हमारा आ गया। अब इसका उत्तर क्या आएगा ये मुझे बताओ। देखो बिल्कुल आसान है, माइनस माइनस 1.2 कैसा हो जाएगा, जमा का हो जाएगा। जो भी हमारी कैलकुलेशन है ना इसकी एक साइड में यहां पर करके बता देता हूं। माइनस माइनस 1.2 हो जाएगा मेरा 1.2 यहां पर हो जाएगा जमा का। ठीक है, 1.2 जमा का हो गया। इसके बाद बचा क्या है, घटा का 3.2 है। इसके बाद यहां पर घटा का 3.2 लिख दिया। 1.2 में से 3.2 को जब घटाएंगे तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने पर घटा का निशान लगेगा। और इनका अंतर कितना है भाई, 1.2 और 3.2 में अंतर है यहां पर घटा के 2 का। ठीक है, बिल्कुल आसान है, यानी कि इसको हल करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, घटा का 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर A3 में से A2 को घटाऊंगा तो क्या उत्तर मिलेगा मुझे। A3 कितना है यहां पर 5.2 है घटा का, तो यहां पर 5.2, उसके बाद घटा का निशान लगाएंगे। जो मेरा A2 है घटा का 3.2, इसको यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। फिर से आप एक चीज ध्यान से दो, यहां पर जो घटा के निशान है घटा घटा जमा हो जाता है। 3.2 हमारा जमा का हो गया। 3.2 में से 5.2 को घटाएंगे तो हल करने पर आपको फिर से घटा का 2 मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहां पर मैं A4 में से A3 को घटा देता हूं तो क्या होगा भाई, A4 कितना है मेरे पास, घटा का 7.2 है। तो यहां पर आ जाएगा घटा का 7.2। इसमें से मैं घटाऊंगा किसको भाई, जो भी मेरा A3 यानी कि घटा का 5.2 है इसको मैं घटाऊंगा। तो फिर से इसको करोगे घटा का 2 ही आपको मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो D का जब भी हम मान निकालते हैं तो यहां पर घटा का 2 ही हमें मिलता है, यानी कि D का मान बराबर हमें मिल रहा है। अगर D का मान बराबर मिल रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे D का मान बराबर है, अतः यह AP है। D का मान बराबर हो गया तो ये हो जाएगी हमारी यहां पर AP। अब जो भी हमारी ये AP है इसके आगे वाले 3 पद भी हमें लिखने हैं। पहला पद इसमें जो हमें दिया गया है 1.2, इससे अगला पद दिया गया है घटा में 3.2, इससे अगला पद दिया गया है घटा का 5.2, इससे अगला पद दिया गया है घटा में 7.2। इसके आगे जो हमारे पद आएंगे
रहेंगे वो हमें लिखने हैं। तो देखो मुझे क्या करना होगा भाई, जो भी डी है ना वो मुझे घटाते हुए जाना है, ठीक है। अगर डी घटा में है तो घटा देना है। 7.2 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, घटा में आ जाएगा 9.2, इसके बाद घटा में आ जाएगा मेरे पास 11.2, इसके बाद घटा में आ जाएगा यहां पर 13.2। जो आगे वाले 3 पद थे वो भी हमने यहां पर लिख दिए हैं। इससे आगे पद इसी तरह से चलते रहेंगे। तीसरे वाले भाग में हमने जो जो भी चीजें थी सारी बता दी हैं कि भाई सबसे पहले तो ये एपी है तो इसके आगे वाले 3 पद लिख दिए हैं। इसी तरह से चौथे वाले को देखो भाई, चौथे वाले में पहला पद हमारा घटा का 10, घटा का 6, घटा का 2, 2 इसी तरह से हमारी ये एपी दी गई है। तो डी यहां पर पता लगाएंगे एपी है या नहीं, इसके लिए डी का मान ज्ञात करेंगे। डी के मान में ए टू घटा में ए करेंगे तो A2 हमारा कितना है भाई, यहां पर है घटा का 6, उसके बाद A1 हमारा घटा का 10 है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं यहां पर घटा का 6, इसमें से मैं घटाऊंगा घटा के 10 को, तो क्या मिलेगा मुझे उत्तर में, जो रफ वर्क पहले से किया है उसको हटा देता हूं। ध्यान से देखो, माइनस माइनस 10 हो जाएगा यहां पर हमारा प्लस का, उसके बाद घटा का 6 है वो यहां पर हम लिख देंगे। 10 में से 6 को घटाएंगे तो उत्तर मिलेगा हमें 4 का, यानी कि इसको हल करेंगे तो हमें 4 यहां पर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं A3 में से A2 को घटाता हूं तो क्या होगा भाई, देखो यहां पर घटा का 2 है, इसमें से घटा 6 को करना है मुझे, तो घटा का 2 इसमें से मैं घटा लेता हूं घटा के 6 को, तो भी इसको हल करने पर घटा घटा 6 हो गया हमारा जमा का, 6 में से 2 को घटा देंगे तो फिर से मुझे यहां पर 4 मिल जाएगा। इसी तरह से आप अगले को देख सकते हो, A4 घटा में कर देते हैं हम, A4 में से A3 को घटाते हैं। तो यहां पर देखो मेरे पास चौथा पद 2 है और जो तीसरा पद वो है घटा का 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 2 घटा में घटा का 2 बराबर का निशान लगाकर मुझे बताओ क्या आएगा, घटा घटा जमा हो जाएगा। ये वाला 2 जमा का हो गया, ये वाला 2 भी हमारा जमा का है, 2 जमा में 2 ये हो गया 4। आप देख सकते हो डी का मान जो है हर स्थिति में हमें बराबर मिल रहा है, सभी जगह पर हमें 4 मिल रहा है। अगर 4 मिल रहा है तो यहां पर क्या लिखना होगा हमें, हम यहां पर लिखेंगे कि जो भी हमारा डी का मान है वो डी का मान बराबर है, अतः ये एपी है। ये वाली जो हमारी क्रमागत संख्याएं हैं ये एपी हो गई। अगर एपी है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले पद भी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले घटा का 10 आ जाएगा, उसके बाद घटा का 6 आ जाएगा, उसके बाद घटा का 2 और 2, यहां तक तो हमें पद दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, अब 4 जोड़ते चले जाएंगे भाई, 2 में 4 जोड़ देंगे तो अगला पद क्या निकल कर आएगा हमारा 6 आ जाएगा। फिर 6 में 4 जोड़ देंगे तो अगला पद 10 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ देंगे तो अगला पद 14 आ जाएगा। इससे आगे वाले पद भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही पद निकालने के लिए बोला गया है तो यहां पर हमने वो लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा और चौथा वाला भाग कंप्लीट। पांचवा और छठा भाग करना है तो उसके लिए मूव करेंगे अगले पेज पर। पांचवें वाले भाग की बात कर लेते हैं। इसमें पहला पद हमारे पास 3 है, दूसरा पद 3 जमा में √2, तीसरा पद 3 जमा में 2√2, 3 जमा में 3√2, ये 4 पद हमें दिए गए हैं। हम पता लगाएंगे सबसे पहले डी का मान के लिए A2 में से A को घटाएंगे। अब यहां पर A2 का मान कितना है, देखो A2 का मान यहां पर कितना है भाई, 3 जमा में √2, तो यहां पर मैंने लिखा 3 जमा में √2। इसमें से मुझे क्या घटाना होगा, जो पहला पद हमारा 3 है यहां पर इसको घटाना होगा। तो अगर मैं 3√2 में से 3 को घटा दूं, एक बात यहां पर देखो 3 जमा का है 3 घटा का है, मैं इस तरह से काट सकता हूं। अगर सेम संख्या मेरी एक बार घटा में दी हो एक बार जमा में दी हो तो इन दोनों को इस तरह से काटा जा सकता है भाई। काटने के बाद √2 यहां पर बच जाएगा। जो डी है उसका मान हमें पहली वाली स्थिति में √2 मिला है। अब अगर मैं यहां पर A3 में से A2 को घटाऊं तो क्या होगा भाई, अब A3 कितना है मेरा, देखो तीसरा वाला जो पद है ना उसको देखो, ये हमारा तीसरा पद है 3 जमा में 2√2, तो यहां पर लिख लेता हूं 3 जमा में 2√2। इसमें से मैं क्या घटाता हूं भाई, 3 जमा में √2 यानी कि दूसरा पद घटाता हूं। तो यहां पर घटा का निशान लगा के 3 जमा में √2 मैंने लिख लिया। अब इसको हल मुझे करना होगा भाई। हल करने के लिए सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को खोलना होगा। 3 जमा में यहां पर आ जाएगा मेरा 2√2। उसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी संख्याएं हैं, अगर बाहर की तरफ घटा का निशान लगा है, ब्रैकेट हटाने पर अंदर वाले सभी निशान बदल जाते हैं, ये गणित का नियम होता है। तो 3 जमा का है घटा का हो जाएगा √2, जमा का है तो घटा का यहां पर हो जाएगा।
अब फिर से आप एक चीज देखो, 3 घटा का है 3 जमा का है, तो मैं फिर से क्या कर सकता हूं भाई, काट सकता हूं। इस तरह से मैं 3 को काट देता हूं। अब यहां पर 2√2 है, इसमें से 1√2 को मैं घटा देता हूं। 2√2 में से 1√2 घट जाएगा, तो फिर से यहां पर √2 मुझे मिल जाएगा। जो d है उसका पहला मान √2 मिला था, d का दूसरा मान भी मुझे √2 मिल गया है। तीसरा मान भी देख लेते हैं, जिसके लिए मुझे क्या करना होगा, a4 में से a3 को घटाना होगा, यानी कि चौथा पद जो है मेरा यहां पर 3 जमा में 3√2, तो यहां पर चौथा पद है 3 जमा में 3√2। इसमें से मैं घटाता हूं किसको भाई, जो भी मेरा तीसरा पद है। तीसरा पद कौन सा है, 3 जमा में 2√2, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3 जमा में 2√2। इसको मुझे हल करना होगा भाई, हल करने के लिए वही रहेगा, 3 जमा में 3√2 ऐसा का ऐसा रहेगा। इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर घटा का निशान है, तो अंदर वाली सभी संख्याएं हमारी घटा की हो जाएंगी। 3 जमा का है घटा का हो जाएगा, 2√2 भी हमारा कैसा हो जाएगा, घटा का हो जाएगा। फिर से यहां पर आप देखो, 3 जमा का 3 घटा का, तो भाई सबसे पहले 3 से 3 को काट दो। अब इसके बाद ध्यान से यहां पर देखना है, 3√2 है, 2√2 है, 3√2 में से 2√2 को घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ √2 बचेगा। आप तीनों जगह पर देख सकते हो, यहां पर भी √2 मिला, यहां पर भी √2 मिला, यहां पर भी √2 मिल जाता है। यानी क्या कहेंगे भाई, अगर हमारा d का मान हर जगह पर बराबर मिल रहा है तो ये एक AP हो जाएगी। तो उसके लिए यहां पर लिख देंगे d का मान बराबर है, अतः ये AP है। d का मान बराबर हो गया, AP हो गई। अब इसके आगे वाले जो 3 पद हैं वो भी तो हमें लिखने होंगे। पहले जो भी हमारी ये AP है, इसी के पद जो दिए गए हैं वो लिखते हैं। पहला पद 3 आ जाएगा, इससे अगला पद आ जाएगा हमारा 3 जमा में √2, इससे अगला पद आ जाएगा हमारा 3 जमा में 2√2, और इससे अगला पद आ जाएगा हमारा 3 जमा में 3√2। इससे अगला पद क्या होगा वो आपको बताना होगा। देखो यहां तक तो हमें 3 जमा में 3√2 यहां तक तो हमें दिए गए हैं। यहां पर हो क्या रहा है, पहले 2 मतलब यहां पर था √2, उसके बाद 2√2 हो गया, उसके बाद 3√2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, आगे यहां पर हमारा 3 जमा में यहां पर आ जाएगा 4√2, उसके बाद क्या होगा 3 जमा में, सॉरी यहां पर 3 लिखना है हमें, 3, उसके बाद जमा में यहां पर आ जाएगा 5√2, उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा 3 जमा में 6√2। यानी कि √2 को हमें जोड़ते जाना है, तो अगले वाले जो 3 पद हैं वो हमें मिल जाएंगे, और इसके आगे पद ज्ञात करने हों वो भी आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। आएंगे यहां पर छठे वाले भाग पर। इसमें हमें दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। अब यहां पर सबसे पहले d का मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम a2 घटा में a1 करना होगा, या फिर a हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 0.22 में से हम घटाएंगे अगर 0.2 को, तो अंतर कितना मिलेगा भाई हमें, 0.02। ये हमारा d का मान हमें पहले वाली कंडीशन में मिला। अब इसके बाद d का मान ही अगर हम a3 में से a2 को घटा के ज्ञात करें, a3 कितना है हमारा 0.222, इसमें से अगर हम घटाएं 0.22 को तो क्या होगा हमारा, देखो बहुत आसान है। यहां पर जो भी हमारा है इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा भाई, अब की बार हमें मिलेगा 0.002। आप यहीं पर रुककर देख सकते हो, d का मान यहां पर और यहां पर अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारी AP नहीं होगी। उसके लिए यहां पर लिख देता हूं, d का मान बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। d का मान अलग अलग मिलता है तो ये AP भी नहीं होगी। जो भी 5वां और छठा भाग था हमने कर लिया है कंप्लीट। अब 7वां और 8वां भाग करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी हमारा 7वां वाला भाग है, पहला पद 0, दूसरा पद घटा का 4, तीसरा घटा का 8, उसके बाद चौथा पद घटा का 12 यहां पर है। हमारा d का मान ज्ञात करेंगे। d के मान के लिए a2 घटा में a किया जाएगा, यानी कि घटा के 4 में से हम घटाएंगे 0 को, तो घटा का 4 ही हमें मिल जाएगा। बहुत आसान है, घटा 4 में से 0 को घटाओगे तो आपको घटा का 4 ही मिलेगा। इसके बाद अगर मैं a3 में से a2 को घटाऊंगा तो क्या होगा भाई, a3 मेरा कितना है, तीसरा पद घटा का 8 है, दूसरा पद घटा का 4 है, यानी कि घटा का 8 आएगा। उसके बाद इसमें से मैं घटाऊंगा घटा के 4 को, तो कितना आएगा,
देखो घटा घटा जमा हो जाएगा, 4 हमारे पास जमा का हो गया। एक साइड में अगर मैं इसको हल करके आपको बताऊं, घटा घटा 4 हमारा जमा का हो गया, 8 अभी भी घटा का है। 4 में से 8 को अगर मैं घटाऊंगा तो घटा का 4 मुझे फिर से मिल जाएगा, यानी कि इनको हल करने पर मुझे फिर से घटा का 4 मिल जाता है। इसके बाद अगर A4 में से मैं घटा देता हूं A3 को, तो क्या होगा भाई, A4 यानी कि घटा का 12, A3 यानी कि घटा का 8 है। घटा का 12, उसके बाद इसमें से घटा देता हूं घटा 8 को, तो क्या होगा भाई, यही आएगा आपका। इसको हल करके चेक करो क्या आपका घटा में 4 आता है। मेरा तो घटा में 4 ही आएगा। देखो घटाना और जोड़ना बहुत आसान है। माइनस माइनस 8 हो गया हमारा कैसा, प्लस का। 8 प्लस का है, 12 घटा का है, तो अंतर कितना आएगा इनमें, घटा 4 का अंतर मिल जाएगा। आप देख सकते हो डी के जो मान है वो सभी बराबर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये एपी है। उसके लिए यहां पर हमें लिखना होगा कि भाई जो भी हमारी ये एपी है इसमें डी का मान बराबर है, और डी का मान बराबर है इसीलिए इसको हम एपी कह सकते हैं। अगर ये हमारी एपी है तो इसके आगे वाले जो पद हैं, जो पद हमें दिए गए हैं, ये तो लिखने ही हैं। इनको लिख देते हैं 0 घटा का 4, उसके बाद घटा का 8, घटा का 12। इससे आगे वाले 3 पद और हमें लिखने हैं। भाई घटा के 12 में से हम क्या करते हैं, जो भी डी है ना उसको हम घटा, अगर घटा में है तो घटा दो। तो यहां पर घटाना है हमें, घटा के 12 में से घटा 4 कर देंगे तो आ जाएगा घटा का 16, फिर से घटा 4 कर देंगे तो आ जाएगा घटा का 20, फिर से कर देंगे तो आ जाएगा घटा का 24। आगे वाले पद भी ज्ञात करना चाहते हो तो इजीली ज्ञात किए जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां वाला भाग था यहां पर हुआ कंप्लीट। आएंगे यहां पर 8वें वाले भाग पर, बहुत आसानी से इसको आप समझ पाओगे। जो भी हमें यहां पर दिया गया है ध्यान से देखो पद कैसे हैं। घटा का 1/2 है, घटा का 1/2 है, घटा का 1/2, घटा का 1/2। सभी जगह पर हमारे पद जो हैं वो बिल्कुल सेम दिए गए हैं। मुझे बताओ पहले पद और दूसरे पद अगर बराबर हो तो उनके बीच का अंतर जो है वो 0 होता है। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर भी 0 होगा, तीसरे और चौथे पद के बीच का अंतर भी 0 होगा, क्योंकि सभी पद एक जैसे ही हैं, बराबर हैं। अगर बराबर पद होंगे तो उनके बीच का अंतर हमेशा 0 होता है। अगर 0 हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे ये डी का मान है हमारा। ठीक है, हर जगह पर हमें डी का मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी, बराबर मान हमें मिल रहा है ना, 0 0 0 ही मिल रहा है, कुछ भी अलग नहीं मिल रहा है हमें, तो हम कहेंगे कि ये हमारी एपी है। उसके लिए यहां पर हम लिख देंगे कि भाई डी का मान बराबर है, अतः ये एपी है। अब डी का मान बराबर हो गया और ये हमारी एपी हो गई। इसके आगे वाले पद भी तो लिखने होंगे हमें, तो यहां पर लिखेंगे एपी बराबर में घटा का 1/2 पहला पद। जो 4 पद हमें दिए गए हैं पहले तो हमें वही लिख लेने हैं। ठीक है, घटा का 1/2, ये 4 पद तो हमें दिए गए हैं, ऐसे के ऐसे यहां पर हमने लिख दिए। इसके आगे जो 3 पद हैं वो क्या होंगे, अगर डी हमारा 0 है तो आगे पद जो है ना वो बिल्कुल सेम रहेंगे। कितने भी पद आगे इसमें हमें लिखने पड़े, घटा का 1/2 ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे वाले 3 पद यहां पर 1/2 1/2 1/2 घटा में लिख देने हैं। ये हो जाएगा 8वें वाले भाग का उत्तर। 9वें और 10वें भाग के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां वाला भाग है। पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 9, उससे अगला पद 27। देखने से ही पता चल रहा है कि डी का मान बराबर नहीं मिलेगा, फिर भी ज्ञात करके तो देखना ही होगा ना। सो डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A2 में से A को घटाने पर, यानी कि 3 में से 1 को यहां पर घटाया जाएगा। तो 3 में से घटाएंगे अगर हम 1 को तो हमें मिलेगा डी का मान यहां पर 2। इसके बाद अगर हम यहां पर फिर से क्या करें भाई, अगर मैं यहां पर A3 में से A2 को घटाता हूं तो क्या होगा भाई, यहां पर मेरे पास 9 है, इस 9 में से मैं क्या घटाऊंगा, जो दूसरे वाला पद है ना वो घटाना होगा मुझे। 9 में से 3 को मुझे घटाना होगा, तो 9 घटा में 3 ये हो जाएगा मेरे पास 6। यहीं पर आपने रुक जाना है क्योंकि डी का मान यहां पर 2 आया था, यहां पर 6 आ गया, दोनों मान अलग अलग हैं तो ये एपी नहीं होगा। उसके लिए यहां पर मुझे क्या करना होगा, लिखना होगा डी का मान बराबर नहीं है, अतः ये एपी नहीं होगा। डी का मान अलग अलग मिल गया तो भाई ये एपी हमारी नहीं होगी। आ जाएंगे यहां पर 10वें वाले भाग पर। 10वें वाले भाग में हमें दिया है पहला पद A, दूसरा पद 2A, तीसरा पद 3A, उसके बाद 4A हमें दिया गया है। तो भाई D का मान ज्ञात करते हैं। D का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A2 में से A को घटाया जाएगा। तो भाई यानी कि 2A में से A को घटाएंगे तो यहां पर हम A2 का मान रखेंगे 2A, उसके बाद A का मान A ही रखा जाएगा। 2A में से 1A चला जाएगा तो यहां पर मिल जाएगा हमें इनका अंतर
ए। इसी प्रकार से इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, A3 में से घटाएंगे A2 को, तो यहां पर देखो 3A में से 2A को घटा के देखो, हमारे पास 3A है, उसमें से 2A चले जाते हैं, तो फिर से एक A इनका अंतर यहां पर हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे इसमें करेंगे क्या भाई, A4 में से A3 को घटाएंगे, यहां पर देखो भाई A4 हमारा 4A है, इसमें से 3A को घटाएंगे, तो यहां पर 4A घटा में 3A घटाने पर हमें फिर से A मिल जाएगा। अंतर आप देख सकते हो हर जगह पर हमें बराबर मिल रहा है। अगर अंतर बराबर है तो उसके लिए यहां पर मुझे क्या लिखना होगा, मैं लिख देता हूं उस D का मान बराबर है, और D का मान बराबर होने पर क्या हो जाएगा, हमारी ये AP बन जाएगी। ये हमारी AP है, तो इसके आगे वाले 3 पद भी हमें लिखने होंगे। सबसे पहले इसी AP को हम यहां पर लिख देते हैं। पहला पद A दिया गया है, उसके बाद 2A, उसके बाद 3A, उसके बाद 4A हमें दिया गया है। इससे आगे वाले जो 3 पद हैं वो क्या हो जाएंगे, 5A हो जाएगा, उसके बाद 6A हो जाएगा, उसके बाद 7A हो जाएगा। इसी तरह से आगे वाले पद भी ज्ञात किए जा सकते हैं। हमें सिर्फ 3 पद लिखने हैं, लिख दिए तो 10वां वाला भाग हो जाता है कंप्लीट। अब 11वां और 12वां भाग देखना है, तो उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। 11वां वाला भाग आ गया है, इसमें हमें दिया गया है A की पावर 2, A की पावर 3, A की पावर 4। यहां पर आपने क्या करना है, D का मान ज्ञात करना है, यानी कि A2 में से हम A को घटाएंगे। भाई A2 हमारा क्या है, A की पावर 2, और A हमारा A ही है, यानी कि A की पावर 2 में से A को मुझे घटाना होगा। भाई पावर में से A को घटाना है, A की पावर 2 में से A को घटाना है। क्या इस कैलकुलेशन को हम आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहीं पर इसको रोक देना है। इसके बाद क्या करते हैं, A3 में से मैं A2 को घटाता हूं। अब आप देखो यहां पर मेरे पास A की पावर 3 है, A की पावर 2 है, तो यहां पर लिख लो भाई A की पावर 3 घटा में A की पावर 2। क्या इसको मैं घटा सकता हूं, जब तक मुझे A का मान नहीं पता है तो इनको हल नहीं किया जा सकता है। क्या ये दोनों हमारी जो वैल्यूज हैं बराबर आई हैं, बराबर भी नहीं आई हैं। अगर बराबर नहीं आई हैं तो मैं क्या कहूंगा कि D का जो मान यहां पर है वो अलग अलग आ रहा है, और अलग अलग आता है तो ये हमारी AP नहीं होगी। सो यहां पर मैं लिखूंगा D का मान बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो D का जो मान है वो दोनों कंडीशन में हमें अलग अलग मिला है, तो हम कहेंगे AP नहीं है। तो 11वां वाला भाग यहीं पर हो गया कंप्लीट है। आएंगे यहां पर 12वें वाले भाग के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपने। सबसे पहले हमारे पास क्या है, AP जो है ना, इसी को हम दोबारा से लिखेंगे। भाई जो AP है ना, सबसे पहला पद इसमें हो जाएगा हमारा √2। उसके बाद जो हमारा 8 है, अगर हम 8 को रूट से बाहर निकालना चाहें, एक तरफ यहां पर मैं बता देता हूं, एक लाइन यहां पर मैं लगा लेता हूं, कुछ रफ वर्क यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं करके। देखो 8 को अगर मैं √8 को इस रूट से बाहर निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2√2 हो जाता है। इसी तरह से अगर मेरे पास 18 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरा यहां पर, एक सेकंड, 3√2 होता है ये, ठीक है, ये होता है 3√2। इसी तरह से जो मेरा 32 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, 4√2 लिख सकता हूं। अब आप कहोगे भैया कैसे लिखा आपने, तो एक एग्जांपल देकर आपको बता देता हूं, बाकी खुद से आपने समझना होगा इस चीज को। देखो भाई 8 जो है ना मेरा, 8 के मैं क्या कर सकता हूं, गुणनखंड। 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2। एक जोड़ा जो बन गया है ना, ये जोड़ा बना तो ये बाहर निकल कर आ गया रूट से, और एक जो 2 बचा है ये रूट के अंदर ही रहा। इसी तरह से यहां पर √18 जो है, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बाहर निकल जाएगा। 32 में 4 का जोड़ा बनेगा, 4 बाहर निकल जाएगा। यानी कि √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 2√2, √18 को लिख सकता हूं 3√2, √32 को लिख सकता हूं मैं यहां पर 4√2। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा 4√2। मेरे जो पद हैं उनको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है अपने हिसाब से। अब इनका अंतर ज्ञात करते हैं भाई, D का मान ज्ञात करते हैं, A2 घटा में A ज्ञात करते हैं। A2 यानी कि दूसरा वाला पद कितना है, और पहले वाला पद कितना है, घटा दो भाई। 2√2 में से अगर मैं घटाता हूं √2 को, 2√2 है मेरे पास, 2 टॉफियां समझ लो, इसमें से एक टॉफी को मैं हटा देता हूं तो कितनी टॉफी बच गई भाई, सिर्फ √2, यानी कि एक ही टॉफी बची मेरे पास। ठीक है, 2√2 है, 1√2 घट जाएगा तो सिर्फ 1√2 यहां पर बचेगा। इसी तरह से अगर मैं A3 में से A2 को घटाऊंगा, यानी कि तीसरा वाला जो पद है इसमें से मैं दूसरे वाले पद को घटाऊंगा,
तो क्या होगा भाई, 3√2 मेरे पास है, इसमें से मैं 2√2 को घटाता हूं, 3√2 में से 2√2 घट जाएंगे तो फिर से यहां पर 1√2 बचेगा। इसी तरह से 4√2 में से 3√2 को घटाएंगे, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो भाई यहां पर a4 घटा में हो जाएगा a3, इसमें से 4√2 है, इसमें से मैं घटाऊंगा 3√2 को, तो अभी भी मुझे √2 ही मिल रहा है। अब देखो हर जगह पर d का मान हमें बराबर मिलता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है, एक AP बन जाती है। तो यहां पर लिख देता हूं d का मान बराबर है, अतः ये AP है। d का मान बराबर आया है तो ये हमारी AP हो गई है। अब इस AP के आगे वाले 3 पद भी हमें लिखने होंगे। सबसे पहले जो भी हमारी AP यहां पर हमें दी गई है, ये क्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले √2 आ जाएगा, उसके बाद √8 आ जाएगा, उसके बाद √18 आ जाएगा, उसके बाद हमारा √32 आ जाएगा। अब इससे आगे वाला पद क्या होगा ये ध्यान से समझना, ठीक है। इससे आगे वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला 3 पद और हमें लिखने हैं। तो देखो हमने यहां पर क्या किया था भाई, या रफ वर्क जो किया था ना इस तरफ, वो देखो हमारे पास क्या था, √8 था, जिसको हमने 2√2 लिख दिया था, √18 को हमने 3√2 लिख दिया था, 4√2 हमने √32 को लिख दिया था। तो इससे अगला पद कितना हो जाएगा भाई, 5√2 हो जाएगा। इससे अगला पद कितना हो जाएगा भाई, 6√2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इससे अगला पद हमारा 7√2 हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ कि भाई 5√2 को हमें इस तरफ पूरी संख्या को रूट के अंदर कैसे लेकर जाएं, ये भी तो हमें करना होगा ना भाई। कैसे लेकर जाएंगे, बहुत आसान तरीका मैं बताता हूं। जो भी हमारी यहां पर संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या क्या है, 5√2 है, इस पे इस तरह से ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 2 कर दो भाई। 5 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगी 10, और √2 की पावर 2 करेंगे तो रूट हट जाएगा। बहुत सिंपल है ना, एक साइड में करके बता दूं। यहां पर देखो क्या करना है आपने, 5 की पावर 2 कर दो, और √2 है इसकी पावर भी 2 कर दो। 5 की पावर 2 का मतलब होगा 5 को 5 से गुना करना, जो हो जाएगा हमारा 5 5 25। उसके बाद जो हमारा यहां पर √2 है, इसको अगर मैं क्या करूंगा, इसका मुझे क्या करना है, पावर 2 है तो इसकी पावर 2 से रूट कट जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 2। तो 25 गुना में 2 कितना हो जाएगा भाई, 50 हो जाएगा, ठीक है। मैंने गलती से 15 लिखा है, लेकिन ये हो जाएगा यहां पर 50, ठीक है। इसको आप हल करोगे ना, 5√2 की पावर 2, ये हमारा 50 मिलेगा। जो भी हमारी संख्या मिलती है ना, उसको यहां पर आगे लिख दो, 50 मिला है 50 लिख दो, और इसको रूट के अंदर डाल दो। इसी तरह से यहां पर जो हमारा 6√2 है, इसका भी क्या कर दो, इस तरह से पावर 2 कर दो, और इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। इसको हल करोगे 72 है तो इसको रूट के अंदर डाल दो। इसी तरह से जो हमारा 7√2 है, इसकी भी अगर मैं पावर 2 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, 98। इनको हल करोगे तो 98 मिलेगा, और रूट के अंदर डाल दो। आगे वाले जो पद हैं वो कौन कौन से हो गए भाई, 50 मैंने लिख दिया, 5√2 की पावर 2 जब मैंने की तो √50 मिल गया। इसके बाद जो 6√2 की पावर 2 करेंगे तो 72 आएगा, 72 को रूट के अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। ये 72 आ गया, उसके बाद मुझे 98 मिलेगा, यानी कि 98। इस पे भी यहां पर मैं लिखूंगा और इसको भी रूट के अंदर डाल दूंगा। ये आगे वाले 3 पद मैंने लिख दिए हैं 12वें वाले भाग के लिए। अभी 3 भाग और भी बचे हैं, उनको हल करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का 13वां वाला भाग आ जाता है। पहला पद √3, दूसरा पद √6, अगला पद √9, अगला पद √12। अब आप मुझे बताओ क्या d बराबर मिलेगा। अगर मैं a2 में से a को घटाता हूं, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, √6 में से अगर मैं घटाता हूं √3 को, क्या घटाना संभव है, जब तक इन संख्याओं को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो इनको घटा भी नहीं सकते। यानी कि यहीं तक हमें अपनी कैलकुलेशन रखनी होगी, जोड़ तोड़ हमारा यहीं तक हो सकता है। अगर यहां पर अगला जो मेरा a3 है, उसमें से a2 को मैं घटाऊंगा तो क्या होगा भाई, यानी कि √9 में से √6 को अगर मैं घटाऊंगा तो √9 आ जाएगा, उसके बाद √6 यहां पर आएगा। आप कहोगे कि आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। √9 जो है, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालता हूं तो ये 3 हो जाएगा, घटा का √6 ऐसा का ऐसा रहेगा। आप देखो जो पहले अंतर मिला था हमें, क्या दूसरी बार भी वही अंतर हमें मिला है, नहीं मिलता है अंतर हमारा बराबर। तो हम कहेंगे कि ये जो भी हमारी संख्याएं लाइन में दी गई हैं, ये AP नहीं बनाती हैं। तो उसके लिए यहां पर मुझे लिख देना होगा
डी का मान बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। डी का मान दोनों जगह पर हमें अलग अलग मिलता है, तो ये एपी हमारी नहीं होगी। आ जाएंगे 14वें वाले भाग पर। इसमें दिया गया है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। अब पावर 2 को हल किया जा सकता है, तो जो भी हमारी एपी यहां पर बनेगी, 1 की पावर 2 करेंगे यानी कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 1 ही मिलेगा। इसके बाद 3 की पावर 2 करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। 5 की पावर 2 25 होता है। 7 की पावर 2 हमारे पास 49 यानी कि 49 होता है। ठीक है, अब यहां पर डी का मान ज्ञात करना होगा। भाई डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ए 2 घटा में ए करेंगे, यानी कि दूसरा पद 9 है, इसमें से पहले वाले पद 1 को घटाएंगे। 9 घटा में 1 करने पर हमारे पास 8 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा? अगली वाले उसमें हमें करना होगा भाई ए 3 घटा में ए 2, यानी कि तीसरे वाले पद, जो तीसरा पद हमारा 25 है, इसमें से दूसरे वाले पद 9 को घटाया जाएगा। 25 घटा में अगर मैं 9 करता हूं तो अंतर मेरा कितना मिलता है भाई? 16 का अंतर मिल जाता है। यहां पर अंतर 8 था, यहां पर 16 हो गया। यहीं पर रुककर सोचो, विचार करो, क्या ये अंतर बराबर है? 8 और 16 बराबर नहीं होते हैं ना, तो ये हमारी एपी भी नहीं होगी। यहां पर हमें लिख देना है डी का मान बराबर नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। डी बराबर नहीं है तो एपी भी हमारी ये नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने कुल 14 भाग कर लिए हैं। अभी एक आखिरी वाला भाग बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी यानी कि 15वां भाग आ जाता है। इसमें दिया है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73। अगर इसको ध्यान से देखोगे और किताब में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 3 की पावर 2 किताब में तो दिया ही नहीं गया है, यानी कि हमारी प्रेजेंटेशन में कुछ गलती हो गई है। 3 की पावर 2 को यहां से हटा देते हैं। पहला पद 1 की पावर 2, दूसरा पद हमारा 5 की पावर 2, तीसरा पद 7 की पावर 2, उससे अगला पद हमारे पास 73 है। तो हम क्या करते हैं भाई? डी का मान ज्ञात करते हैं। डी का मान ज्ञात करने से पहले जो पावर लगी हुई है इनको भी तो हल कर लें। सो यहां पर आ जाएगा हमारा ए पी। सबसे पहले हमारे पास है 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 1 ही होता है। उसके बाद हमारे पास है 5 की पावर 2 जो हमारा हो जाता है 25। उसके बाद 7 की पावर 2 है तो 49 आ जाएगा, 49। उसके बाद 73 आ जाता है। हमारे चारों पद यहां पर हमने लिख दिए हैं पावर को हल करके। अब आप एक बात मुझे बताओ, डी का मान क्या हमें बराबर मिलेगा? चेक करते हैं। तो डी के मान के लिए ए 2 घटा में ए करेंगे, यानी कि 25 में से 1 को घटाएंगे तो यहां पर लिख लेते हैं 25 घटा में 1 करने पर हमारा आ गया 24। अंतर हमारे पास 24 मिला। फिर यहां पर क्या करते हैं? अगली बारी में जो भी हमारा A3 है उसमें से A2 को घटाएंगे। तीसरा पद हमारा कौन सा है? 49। इसमें से 25 को घटाएंगे तो भाई यहां पर कितना मिलेगा? 49 घटा में 25, ये हो जाएगा हमारा फिर से 24। भाई अंतर तो हमें बराबर मिल रहा है। आगे फिर से देख लेते हैं, आखिरी चेक और कर लेते हैं कि भाई चौथा पद A4 में से तीसरा पद A3 को घटा के देख लेते हैं, यानी कि 73 में से 49 को घटाएंगे तो 73 घटा में 49 करेंगे तो भी हमें 24 मिल रहा है। सभी जगह पर हमारा डी का मान बराबर आ गया है। तो मैं क्या कहूंगा? ये हमारी एपी हो जाएगी। तो उसके लिए यहां पर लिख देता हूं डी का मान बराबर है, अतः ये एपी है। डी का मान बराबर आ गया तो ये हमारी एपी हो जाएगी। अब इस एपी के आगे वाले 3 पद भी हमें लिखने हैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं? एपी जो भी मेरी है ना, इसको लिख लेता हूं। एपी का पहला पद मुझे दिया गया है 1 की पावर 2, उसके बाद दिया गया है 5 की पावर 2, उसके बाद 7 की पावर 2, उसके बाद दिया गया है मुझे 73। अब क्या करना होगा भाई? डी कितना है? 24 दिया गया है। 73 में 24 जोड़ दो, अगला पद आ जाएगा। अगर 73 में मैं जोड़ देता हूं 24 तो मेरे पास आ जाएगा 97। उसके बाद फिर से 24 जोड़ दूंगा तो 121 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 24 जोड़ दूंगा तो 145 मेरे पास आ जाएगा। जो भी आगे वाले 3 पद थे 97, 121 और 145 ये हमने लिख दिए हैं। इससे आगे वाले पद भी ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। हमें सिर्फ 3 बोले हैं तो भाई 3 ही करेंगे, ज्यादा हम क्यों करें। क्वेश्चन नंबर 4 इसी 15वें भाग के साथ हो जाता है भाई कंप्लीट। बहुत बड़ा क्वेश्चन था आई नो, लेकिन मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व कराया, एक भी भाग मैंने नहीं छोड़ा, तो एक शेयर बनता है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के 15वें भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और प्रश्नावली 5.1 भी पूर्ण हो जाती है। उम्मीद करता हूं सभी के सभी क्वेश्चन जो भी कराए गए हैं आपको समझ आई होंगे। अगर आई हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके कक्षा में साथी पढ़ते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना, और नए विद्यार्थी हैं जो भी, उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ग्रीन बोर्ड हिंदी वाली वीडियोज इसी तरह से, गणित की भी विज्ञान की भी इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारे पाठ 5 की
या फिर किसी भी अन्य पाठ की प्रश्नावलियां हैं उन सभी को हमने हल कराया है वीडियो के माध्यम से। सभी वीडियोस और उनकी प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन सभी वीडियोस को देख के जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।